कल की क्लास में हमने आपको एक तस्वीर दिखलाया कि भाई अकबर जब शासन की गद्दी पर बैठता है तो उसके सामने जो चुनौती था उस चुनौती को उसने दूर करना शुरू किया। उन तमाम क्षेत्रों को वो खत्म करता है। उसके बाद अगली जो चुनौती उसको आता है कि जब वो लौटता है तो फिर यहाँ से वो सफर शुरू करता है। इसको हमने बोला था कि ये उड़ीसा है। इसके बाद आप आइएगा कि ये मैंने बोला था गोंडवाना। उसके बाद आप आइएगा कि ये मैंने बोला था गुजरात। और गुजरात की चुनौती के साथ ही आपको एक क्षेत्र आता है जिसको हम लोग दक्कन वाला क्षेत्र आप कहिए, ये दक्कन वाला क्षेत्र ही बच गया था। तो आज हम लोग इसको भी देखेंगे, ये गुजरात वाला क्षेत्र, दक्कन का क्षेत्र, गोंडवाना वाला, ओडिशा वाला। और जब ये जीत जाएगा तब फिर इसके पास एक चुनौती बचेगा नॉर्थ वेस्ट का और दूसरा चुनौती बचेगा उत्तर का। तो ये इसका पूरा एक तरह से भारत का साम्राज्य इसका विकसित होगा। अब इसमें आप चलिए तो हमने ये कहा कि राजस्थान जीतने के बाद जब वो आगे की ओर बढ़ता है, राजस्थान के बाद हमने संभवतः आपको बताया था 1569 में संभवतः हमने आपको बोला था बुंदेलखंड कलिंजर जीता था उसने। कलिंजर की जीत के बाद जैसलमेर भी हमने आपको बताया होगा, जैसलमेर और बीकानेर। तो कलिंजर जैसलमेर, कलिंजर हुआ आपको 1569 में। कलिंजर वही जगह है जहां पर उसके पिता हुमायूं तोप का इस्तेमाल करने के कारण मारा गया था, है ना, दीवार इसके सर पर माथे पर सर पर गिर गया था। 1569 में कलिंजर जो बुंदेलखंड और अब उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद उसने 1570 में जैसलमेर और बीकानेर। तो जैसलमेर और बीकानेर अंग में राजस्थान की धाराशाही हो गया। राजस्थान के जब नीचे की ओर चलिएगा तो वो क्षेत्र था गुजरात। गुजरात की ओर वो बढ़ता है और गुजरात को जब बढ़ता है तो वहां गुजरात में शासन किसका था? मुजफ्फर शाह तृतीय। तो अब हम शुरू कर रहे हैं मित्रों गुजरात से। गुजरात में शासन था मुजफ्फर शाह तृतीय का। यहां पहुंच जाते हैं अकबर भाई, बोलते हैं कि आप हमसे युद्ध करना चाहते हैं या हमसे संधि करना चाहते हैं। और संधि करना चाहते हैं तो हम पहले बता देते हैं कि हम संधि के मूड में है नहीं, क्योंकि एक गवर्नर एक सीएम और प्रधानमंत्री के बीच में संधि नहीं हो सकता, अधीनता हो सकती है। तो या तो आप हमसे युद्ध के लिए तैयार होइए या तो आप मेरा अधीनता स्वीकार कर लीजिए। 1572 में गुजरात ने अधीनता स्वीकार कर लिया। गुजरात 1572, कोई दोस्ती नहीं, अधीनता। लेकिन हम ये पहले भी कहे हैं कि अगर अधीनता वाला जहां कंसेप्ट आता है दोस्तों, वहां पर क्या होता है? बगावत होती है। इस बात को आप याद रखिएगा, है ना। तो होता क्या है कि 1572 में जब ये जीतता है तो गुजरात से थोड़ा सा आगे एक जगह सूरत, इसको भी कर लेता है 1573 में। ये भी 1573 में सरेंडर कर देता है। अब यहां से वह वापस आ रहा है आगरा। आगरा उसकी राजधानी थी। जब वो राजधानी पहुंचता है तो उसको राजधानी पहुंचने ही वाला था तो उसको यह खबर मिलता है कि फिर से क्या हो गया है भाई, गुजरात में लोगों ने बगावत कर दिया है। तो बगावत कर देता है। फिर अकबर जाता है वापस गुजरात और फिर उसको अल्टीमेटली पूरा सफाया ही करके आता है। जब सफाया दोबारा करके आता है तो इसलिए हमने बोला कि गुजरात में 2 बार आप याद रखिएगा, बट उतना क्वेश्चन नहीं आने वाला है। लेकिन कहानी के लिए याद रखिए कि बगावत वहां पर हुआ था, क्योंकि अधीनता जहां होगी, दोस्ती होता तो दोस्ती का लाज निभाता, लेकिन यहाँ तो अधीनता है। तो अधीनता है तो हो सकता है कि ठीक है राजा चला गया जीत के और राजा किसी क्या हो गया, नुकसान, बगावत शुरू हो गई। बहरहाल ये पहुंचता है कहाँ? आगरा। आगरा पहुंचने के बाद इसने एक नई राजधानी बनाया, उसका नाम था फतेहपुर सीकरी। आगरा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये नया राजधानी बनाता है। कब बनाता है भाई? बनाता तो है ये 1569 में बनाता है, ये 1569 में। लेकिन जो राजधानी के रूप में इसका दौर शुरू होता है वो होता है 1571 से फंक्शनिंग होता है। तो 1569 में निर्माण शुरू कराता है और 1571 में बन जाता है। और 71 से लेके 15 साल बोले तो 1585 तक
ये फतेहपुर सीकरी की राजधानी रहती है। ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि भाई आगरा के ढहते हुए उसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना क्यों किया। तो फतेहपुर सीकरी उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, है ना, चिश्ती के आशीर्वाद से, तो उसके खुशी में उसने एक नई राजधानी बनाई थी। है वो महत्वपूर्ण नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने बोला कि इस राजधानी को उसने बनाया 1569 में, शासन होना राजधानी कब शिफ्ट किया 1571 में, चला कितना साल 15 साल। 15 साल ही क्यों चला है? क्योंकि फतेहपुर सीकरी के बाद फिर वो कहाँ आ जाता है, राजधानी अपना लेके आगरा ही आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो मरते दम तक वो फतेहपुर सीकरी में रहा। तो फतेहपुर सीकरी में 1585 के आजू बाजू दोस्तों पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी की वजह से उसने अपनी राजधानी को फिर शिफ्ट कर लिया और कहाँ लेके आ गया, आगरा। अब यहाँ आने के बाद अब थोड़ा सा सोचा कि भाई जो युद्ध था, युद्ध का हमने कहानी खत्म कर लिया। गुजरात को हमने पहले जीता था, 1572 में बगावत हुआ, तो तब तक हम सूरत आ चुके थे, फिर सूरत से आगरा आ रहे थे, तभी तक कहानी फिर बगावत हो गई। तो ये जो नया क्षेत्र था गुजरात वाला क्षेत्र और यहाँ तक का सफर, ये 1573 तक गुजरात पूर्णतः कब्जे में आ चुका है। अब इसको एक नया क्षेत्र मिला। जब यह शांति हुआ युद्ध के बाद, जब इसको शांति मिला, तो शांति कहा कि युद्ध में हमने अपने बहुत से राजस्व क्या कर दिए, गवा दिए। तो जो युद्ध में हमने राजस्व गंवाए, उस राजस्व की क्षतिपूर्ति हम कहां से करें? तो क्षतिपूर्ति के लिए उसको क्षतिपूर्ति कहां से हो, तो इसके लिए राजस्व का नया केंद्र मिला उसको, राजस्व का नया केंद्र। और वो राजस्व का नया केंद्र कौन सा बना भैया आपका? गुजरात। इसने तोडरमल को नियुक्त किया। इसने तोडरमल को नियुक्त किया कि भाई आप इन क्षेत्रों के लिए राजस्व पद्धति निकालिए। और साथ में इसके तोडरमल के साथ में एक आदमी और लगा दिया, श्यामुद्दीन। किसको लगा दिया इसके साथ? तोडरमल का नाम आपने सुना है पहले भी? तोडरमल का नाम पहले सुना है? तोडरमल अगर नाम सुना है, तोडरमल, इससे पहले अगर क्वेश्चन होगा कि भाई तोडरमल ने अपना कैरियर कहां से शुरुआत किया था, तो तोडरमल ने अपना कैरियर शुरुआत किया था शेरशाह सूरी के समय से है। तो अब आपका भाई ये जो क्षेत्र था गुजरात, ये भी आपका जीत लिया गया। अब आया कि अपने आस पड़ोस देखना शुरू किया। हमने कहा गुजरात में सिटी है, अब ये अपना आसपास जब क्षेत्र देखना शुरू किया तो उसको लगा यार ये बंगाल और बिहार वाला जो क्षेत्र है इसको एक बार सुदृढ़ किया है। हमने जब सूफी वंश सूर वंश को खत्म किया था, तो सूर वंश को खत्म करने के बाद में हमको ये सब मिल तो गया था, लेकिन यहाँ पर हमने अपना विजिट नहीं किया। तो इसका मन हुआ कि चलिए हम क्या करें, विजिट करें। तो विजिट करने के लिए जब उतरा तो बंगाल का जब आइएगा, बंगाल जब निकला विजिट करने के लिए, तो बंगाल में आपको पता है आदिल शाह का शासन था। और आदिल शाह के शासन के बाद, आदिल शाह के पतन के बाद में वहां पर बिहारी आदमी था सुलेमान कररानी। सुलेमान कररानी। फिर वही बात जो गुजरात के साथ किया, पहुंच गए बंगाल, बोले क्या सुलेमान साहब क्या हाल चाल है? बोला भाई हाल चाल तो ठीक है, करना क्या है? बोला करना क्या है सर, कुछ नहीं करना है, बस आप जो बोलो, जो हुक्म है। मतलब इसने सुलेमान कररानी ने अधीनता स्वीकार कर लिया। सुलेमान कररानी के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि पहले जो बंगाल था उसकी राजधानी कहाँ थी? गौड़। राजधानी, पुराना राजधानी कहाँ था? गौड़। बाद में इसने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था और राजधानी परिवर्तन करके लाया था टांडा। तो इस जगह को याद रखिएगा, क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि टांडा को किसने बंगाल की राजधानी बनाई, बट क्वेश्चन आपको आएगा कि टांडा को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था। दूसरा हो सकता है ना, तो ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि साहब कि सुलेमान कररानी जो था, जब स्वीकार किया अधीनता, वो ज्यादा दिन रहा नहीं बेटा, 1572 में वो लौट गए, ये डेथ करेंगे सुलेमान कररानी।
अब सुलेमान करनानी के डेथ के बाद उसका जो पुत्र था उसका नाम था दाऊद। इसका सुलेमान करनानी का पुत्र, और पुत्र का नाम दाऊद। इसने क्या किया, एक जगह है गोरखपुर के पास जमनिया, इस जगह पर आकर उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। अब जब स्वतंत्रता घोषित कर लिया तो लाजमी सी बात है कि गुस्सा आ गया। फिर किसको, अकबर को, फिर गुस्सा आ गया। अरे अकबर गया, अकबर सोचा कि जाए हम, लेकिन अकबर ने क्या किया, अब जमनिया पे क्या, तो यहाँ पर अकबर ने अपने मुनीम खान को भेजा। अकबर खुद नहीं गया, उसने किसको भेजा, मुनीम खान को भेजा कि भाई जाओ और देखो क्या करना है, क्योंकि उसको डर था सिकरी का भी। तो अकबर खुद रह गया कि हम इधर सिकरी की देखभाल करते हैं, जो नई राजधानी बनाए हैं, क्योंकि नई राजधानी है तो उसको स्थापित करने में समय लगेगा। अब वो ऐसा न हो कि हम चले जाए फतेहपुर सिकरी छोड़ के कहाँ, बंगाल, और यहाँ पर जो है आस पड़ोस वाला फिर से जाके कब्जा कर ले। तो बोला मुनीम को कि आप जाइए बंगाल को अपना देखभाल करिए। बंगाल के पास गया तो ये अब जैसे ही पहुंचा मुनीम, कहां पहुंचा, हाजीपुर, पटना हाजीपुर के आसपास भिड़ंत होना चाहता है, लेकिन ये दाऊद भाग जाता है। कहां भागता है, तो ये उड़ीसा भागता है। इसका मतलब है कि मेरा दुश्मन छुपा हुआ है कहां पर, उड़ीसा पे जाना है। तो ये जाता है और उड़ीसा के पास में 1575 में जगह है तुकरोई, जगह का नाम है तुकरोई। तो उड़ीसा के तुकरोई में संघर्ष होता है और इत्तेफाक होता है कि जो मुनीम खान होता है, मुनीम खान उदारवादी था, अशोक के जैसा ही, अशोक करते हैं अकबर के जैसा ही ये भी उदारवादी होना शुरू हो गया था। उसने कहा कि कोई बात नहीं है, जाइए आपको हम माफ किए। इसको बोलता है, इस बंधु को बोलता है, दाऊद को बोलता है कि हमने माफ किया। लेकिन फिर जैसे ही दाऊद जाता है बंगाल में, जैसे ही यहाँ पर समझौता होता है तो लोही पे मुनीम खान ने क्या कर दिया, माफ कर दिया। लेकिन जैसे ही मुनीम खान लौटता है, फिर ये दाऊद भाई जो है फिर अपना नजर दिखलाता है किस पे, बंगाल। फिर अपना सेना इकट्ठा करता है और बंगाल की ओर कुछ करता है। लेकिन इस बार मुनीम कहता है कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। इस बार जब बंगाल पे वो आंख करता है, इस बार मुनीम खान जब चलता है तो जब जगह है राजमहल, राजमहल तक खदेड़ता है और राजमहल के पास में 1576 में कहता है, न रहोगे तुम, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। और इस तरह से दाऊद की हत्या हो जाती है 1576 में। दाऊद की हत्या के साथ 1576 में जब दाऊद की हत्या हो जाती है तो दाऊद की हत्या के साथ ही बंगाल अब क्या बन गया, मुगल साम्राज्य का हिस्सा। तो क्वेश्चन आएगा, बंगाल मुगल साम्राज्य का हिस्सा कब बना, तो राइट आंसर है 1576। ये जो दाऊद मियां थे ये छुप के कहां से बन लिए थे, इसका मतलब भविष्य में चुनौती कहां से मिलेगी हमको, उड़ीसा से। तो उड़ीसा 1552 1592 में इस उड़ीसा को भी इसने जीत लिया। तो इस तरह से जो गुजरात गोंडवाना होते हुए जो उड़ीसा वाला क्षेत्र था दोस्तों, ये भी आपका खत्म होता है। लेकिन फिल्म अभी बाकी है। फिर बाकी ये है कि दक्कन वाला जो क्षेत्र था, जिसको अकबर का दक्षिण अभियान भी कहा जाता है। तो जब गुजरात ले लिया हम लोगों ने, गोंडवाना होते हुए बंगाल और बिहार का भी जो क्षेत्र हम लोगों ने लिया, तो हम चाहते हैं कि आप इसको भी खत्म करिए। इसको हम लोग करते हैं, आपको क्वेश्चन आएगा आपको कि दक्कन का दक्षिण अभियान, अकबर का दक्षिण अभियान। अब एक क्वेश्चन बनता है कि अमूमन उत्तर भारत तो पूरा जीत ही चुका था,
है या नहीं? तो अकबर ने यह जोखिम क्यों उठाया कि दक्षिण की ओर मुंह किया जाए, या दक्षिण अभियान के जोखिम अकबर ने क्यों उठाया? आपको क्या लगता है? इसके पीछे दो कारण थे। एक, अकबर का दक्षिण अभियान के पीछे दो कारण था। एक, यह अपने साम्राज्य को अखिल भारतीय साम्राज्य बनाना चाह रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के जैसा। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले, इस्लाम के शास्त्रों में देखेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले क्या किया था? दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किया था। तो इसको भी लगा कि अब हम जब उत्तर भारत को पूरा लगभग जीत चुके हैं तो अब हम क्या करें? दक्षिण भारत का भी अभियान करें, ताकि हम क्या कर सकेंगे? एक अखिल भारतीय साम्राज्य बन सकेंगे। जैसे कोई अरविंद केजरीवाल, अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शासन चला रहे हैं अच्छा खासा, है ना? तो दिल्ली के बाद उनको मन हो गया कि हम कहाँ चुनाव लड़ेंगे? पंजाब में भी चुनाव लड़ेंगे। उनको मन हो गया कि हम कहाँ चुनाव लड़ेंगे? गुजरात में भी चुनाव लड़ेंगे। तो भाई दिल्ली पाके वो खुश नहीं थे, उनको क्या ऐसा जोखिम लिया? उन्होंने यह जोखिम क्यों लिया? किसने? आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने यह जोखिम क्यों लिया कि दिल्ली में शासन रहते हुए उसने गुजरात, पंजाब, इन क्षेत्रों पर चुनाव लड़ने की कोशिश की? इसके पीछे कारण है कि जब वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना तो आम आदमी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी थी। ऐसी पार्टी थी? क्षेत्रीय पार्टी थी। लेकिन उसको सपना आया कभी कभी, क्या सपना आता है कि अब हम क्या बन जाए? क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। तो क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कुछ शर्तें हैं कि आप किन राज्यों में चुनाव लड़ें, आपको इतना % कम से कम वोट आना चाहिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम क्षेत्रीय पार्टी बन ही गए हैं, दिल्ली का तो पार्टी बन ही गए हैं, अगर हम गुजरात में चुनाव लड़ लें, पंजाब में चुनाव लड़ लें, तो धीरे धीरे हम क्षेत्रीय पार्टी से क्या बन जाएंगे? राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे। और राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे तो कई सुविधाएं राष्ट्रीय पार्टी को मिलता है जो सुविधाएं क्षेत्रीय पार्टी को नहीं मिलता है। थोड़ा सा मैं आपसे इत्तेफाक रखते हुए भी आपसे थोड़ा सा और समय लेता हूं कि अभी बिहार लोक सेवा आयोग के संदर्भ में जो शिक्षकों की भर्ती हो रही थी, पिछले 2 सालों में शिक्षकों की जो भर्ती हुई, इसमें थोड़ा सोचिएगा कि नीतीश सरकार या नीतीश बाबू को ऐसा क्यों लगा कि डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं करना चाहिए? क्यों उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश वाले, झारखंड वाले, बंगाल वाले, मध्य प्रदेश वाले, जहां वाले भी हो, उनको अगर बीएड है, एसटीटी है, सीटेट है, क्या इत्यादि इत्यादि है, ताकि बिहार में टीचर बनो? ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उसके पीछे क्या राजनीति थी? राजनीति उसके पीछे, अगर आप एकेडमिक्स में जाइएगा तो एकेडमिक्स में बड़े बड़े पीएचडी होल्डर, अच्छे अच्छे प्रोफेसर आपको ये बताएंगे कि नीतीश सरकार ने बड़ी अच्छी योजना लाई कि पूरा भारत के लोग क्या कर सकते हैं? बिहार में आके नौकरी कर सकते हैं। इससे क्या होगा? जो बेस्ट टैलेंट है पूरे भारत का, जो टैलेंट है वह अपने बीपीएससी में अपनी योग्यता साबित करे और पूरे भारत का जो टैलेंट है वो हमारे बिहार में मिलेगा। तो नतीजतन क्या होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की शिक्षा स्थिति सुधरेगी। यह एक एकेडमिक डिस्कोर्स है, लेकिन हकीकत था कहीं ऐसा तो मैं शक कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहता पक्के तौर पर, मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि ऐसा सोचा होगा, लेकिन मुझे ऐसा भी प्रतीत हुआ जब उन्होंने डोमिसाइल नीति से परे बिहार में हो रही वैकेंसियों को जब उन्होंने पूरे भारत के लिए खोला, तो मुझे लगा कि नीतीश सरकार, नीतीश बाबू हमारे मुख्यमंत्री साहब एक लंबी छलांग लेना चाहते हैं और लंबी छलांग के रूप में शायद राज्य की सरकार अपने बेटा को सौंपना चाहेंगे और दिल्ली की सरकार की ओर यानी केंद्र सरकार में अपनी राजनीति करना चाहते हैं। और केंद्र में अगर राजनीति करेंगे तो जहां जहां के लोग बिहार में नौकरी पाएंगे उन क्षेत्रों पे कम से कम नीतीश जी का वोट बैंक बनेगा और अंततः हो सकता है जनता दल यूनाइटेड का थोड़ा सा विस्तार होना शुरू हो। तो जब रोजगार की बात होती है तो रोजगार हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इन चीजों में बहुत बड़ा मुद्दा होता है और इनसे ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि नीतीश सर के अंदर में कहीं ऐसी इच्छा तो नहीं है कि उनका क्षेत्रीय राजनीति से मन भर गया और वो अखिल भारतीय राजनीति करना चाहते हैं। तो हमने वही कहा कि अकबर को भी ऐसा आया कि क्षेत्रीय राजनीति हमने भेड़ कर लिया। अब भारत के इतिहास में यूपीएससी और बीपीएससी हमको पूछे तो भारत के इतिहास में यूपीएससी और बीपीएससी में हमको अपना नाम दर्ज करेंगे तभी तो यूपीएससी और बीपीएससी हमको पूछेगा।
पता नहीं अकबर के मन में क्या था या नहीं, लेकिन हमको लगता है कि सपना में आया होगा कि भाई यूपीएससी और बीपीएससी में हम क्वेश्चन बन के आए, लोग हमको मरने के बाद भी याद रखें। तो उन्होंने बोला कि भाई बीपीएससी और यूपीएससी हमको कब पूछेगा, जब थोड़ा सा हम अखिल भारतीय स्तर का नेता बन जाएंगे। तो अखिल भारतीय स्तर के नेता बनने के लिए उन्होंने कहा कि चलो भाई, जब हम उत्तर भारत जीत ही चुके हैं, गुजरात से लेकर उड़ीसा तक, बंगाल तक जब जीत ही चुके हैं, तो चलो अब हम क्या करते हैं, दक्षिण का दरवाजा खोलते हैं। तो एक उद्देश्य तो हो गया कि अकबर की जो साम्राज्यवादी नीतियां थी वो क्षेत्रीय या उत्तर भारतीय क्षेत्रीय राजनीति से ऊपर उठकर अखिल भारतीय क्षेत्रीय राजनीति में तब्दील हो रहा। लेकिन उससे भी बढ़कर कहीं और एक चीज छुपा हुआ था, वो था पुर्तगालियों को खदेड़ना, पुर्तगाली को बाहर करना। एक शासक के तौर पर यह इस बात को भाप चुका था कि पुर्तगाली एक विदेशी अगर भारत में आ चुका है तो आने वाले दिन में हमको नहीं अगर चुनौती हुआ तो हमारे आने वाले जो वंशज है संभवतः उसको एक चुनौती हो सकता है। तो इसलिए दो उद्देश्य थे, एक अकबर का साम्राज्य अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में तब्दील हो, और दूसरा ये है कि पुर्तगालियों को हम यहाँ से बाहर निकालें। तो ये जाते हैं साहब, अकबर का दक्षिण अभियान में ये कहाँ जाते हैं, ये दक्षिण की ओर जाते हैं। दक्षिण की ओर जाते हैं तो क्षेत्र है आपका दक्कन वाला क्षेत्र, है ना। ये जो आप महाराष्ट्र गुजरात के नीचे से महाराष्ट्र से लेकर शुरू करिएगा और कर्नाटका के अंतिम तक चले जाइए, है ना। कर्नाटका के अंतिम तक आप चले जाइए, कुछ क्षेत्र आप तमिलनाडु वाला क्षेत्र में चले जाइए, बाद में ये आंध्रा वाला और रेड्डी स्टेट्स, यहाँ क्षेत्र था रेड्डी का, ये था काकतीय वंश, आप प्राचीन भारत के इतिहास में आप जानते हैं। तो ये जो दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र था, इस दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में गुजरात के रास्ते से वो प्रवेश करते हैं। उसकी भिड़ंत होती है दक्कन के 5 सल्तनत से। कितने? दक्कन के 5 सल्तनत। तो हम दक्कन के 5 सल्तनत में जानते हैं कि भैया एगो बिदर था, एगो बरार था, एगो गोलकुंडा था, एगो बीजापुर था और एक अहमदनगर था। खानदेश का भी कुछ छोटा मोटा हिस्सा बचा हुआ है। तो जब वो जाता है तो भाई पहला आता है कि जो खानदेश, हम एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं साथ में, खानदेश। तो अकबर जाता है और अकबर जाके कहता है कि क्या करना चाहते हो, युद्ध करना है या आप अधीनता स्वीकार करते हो। ये बात है 1591 की, 1591। इसने अपना दूत भेजा था, अकबर ने अपना दूत भेजा था और बोला कि भाई क्या करना चाहते हो, युद्ध करना चाहते हो या स्वीकार करना चाहते हो। तो खानदेश ने कहा कि भाई हमको मंजूर है। खानदेश ने अधीनता स्वीकार कर लिया। लेकिन खानदेश की जो अधीनता है वो बहुत ज्यादा दिन चली नहीं। वहां पर एक शासक था, उसका नाम था मियां बहादुर शाह। शासक था मियां बहादुर शाह। इसने अकबर के खिलाफ बगावत कर दिया। बोला जो संधि जब हुआ होगा तब हुआ होगा, तो उसने बगावत कर दिया। अब बगावत कर दिया तो भाई अकबर आए और उसकी जो राजधानी थी, कहां था राजधानी, असीरगढ़। अगर आपको याद है राजधानी थी बुरहानपुर, और असीरगढ़ का किला आपको हमने पढ़ाया था, सोने की चाबियों से खोला गया वह कौन सा द्वार था, ये याद रखिएगा। सोने की चाबियों से खोला गया द्वार वो असीरगढ़ का किला था। और निम्नलिखित में से किस किला को दक्षिण का दरवाजा कहा गया है? असीरगढ़ के किला को क्या कहा गया है? दक्षिण का दरवाजा। तो वो जाता है भाई 1599 1599 वो बुरहानपुर पे कब्जा करता है, असीरगढ़ पर किला गिरता है। ये सब हो रहा था, इसी के बीच में ये सब जब कुछ हो रहा है तो यहाँ पर यह याद रखिएगा, पिताजी अकबर व्यस्त है कहाँ पर? असीरगढ़ के किला पर। इसी समय जब ये घटना घट रही थी यानी 1599, उसी समय सलीम क्या करता है? बगावत करता है। सलीम अकबर का पुत्र। तो सलीम की बगावत कब होती है, ये क्वेश्चन आ जाता है।
जो डर था, जो देखिए अभी थोड़ा सा पहले हमने बोला था जब बंगाल पढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला, उसने मुनीम खान को भेजा था। क्यों भेजा था कि भाई बोला था कि हमने नया नया राजधानी बनाया है क्या, फतेहपुर सिकरी को, तो नया नया राजधानी है, इसको थोड़ा सा स्थापित करने में हमको समय लगेगा, तो मुनीम खान तुम बंगाल जाओ, बराबर ना। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अगर हम इधर की ओर जाते हैं, दक्षिण की ओर जाते हैं, तो मेरा जो बेटा है वही क्या कर देगा, बगावत कर देगा। तो खैर वो बगावत का ऐसा होता है कि बगावत वो करता है, और इतना ही नहीं, सलीम जो इलाहाबाद का बगावत करके क्या करता है, जगह है आपको इलाहाबाद, इलाहाबाद का जो स्वतंत्र शासक बन जाता है, पिता से नाराज होकर ये अपना स्वतंत्र शासक बन जाता है इलाहाबाद का। इससे भी मन नहीं भरता है, तो वो कहावत होता है ना कि पिता और पुत्र में जब लड़ाई होता है तो पिता अक्सर करते हैं, हमने सुना है पिता के बारे में, पुत्र के बारे में नहीं सुना था, पिता अक्सर कहता है अपने बेटा को कि जो तुम्हारा दुश्मन है वही मेरा दोस्त है। तो पिता क्या करता है, अपने पुत्र के दुश्मन से जाके मिल लेता है। और यहाँ क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था। यहाँ पर बेटा बोल रहा था बाप को कि जो आपका दुश्मन है मेरा वो दोस्त होगा। तो अकबर का दुश्मन कौन था, पुर्तगाली। तो एक तो इलाहाबाद का स्वतंत्र शासक भी बन जाता है, और दूसरा क्या करता है, पुर्तगाल के साथ दोस्ती भी कर लेता है। पुर्तगाल से दोस्ती भी कर लेता है। बाद में ये मध्यस्थता होता है, सलीमा जो बेगम थी, बेगम सुल्ताना, उन्होंने मध्यस्थता करवाया बाप और बेटे के बीच में, लेकिन फिर भी बाप बेटे के बीच में मध्यस्थता करवाने के बाद भी मध्यस्थता नहीं होता है। सुल्ताना बेगम हमने नाम बोला, सलीमा बेगम सुल्ताना ने मध्यस्थता किया कि भाई किसी तरह से पिता और पुत्र के बीच में संधि हो जाए, लेकिन संधि होता नहीं है, वो बगावत केवल रखता ही है। बाप को हम अक्ल दिखाइए देंगे, बाप पिताजी को हम सबक सिखाइए देंगे, लेकिन पिता तभी तक रहता है जब तक वो अपने राजा की भूमिका में फिर से ना आए। पर जब अकबर को ऐसा एहसास हुआ कि यार पुत्र तो मेरा बात मानने वाला ही नहीं है, और अगर मेरा पुत्र मेरा ही बात नहीं माना तो ये जो साम्राज्य हमने इतने संघर्षों के बाद बनाया है शायद ये खत्म हो जाए। लेकिन एक पिता और एक राजा का दोनों जो भूमिका उसको निभाना था, वो भूमिका निभाने के लिए अकबर को दिक्कत हो गई। वो एक राजा बनता तो शायद पिता नहीं बन पा रहा था, पिता बनता तो राजा नहीं बन पा रहा। क्यों ना, हमने कहा कि ये जो दुविधा मैंने बताई, वो दुविधा क्या है। मैंने लिए जैसे दुविधा हो जाए कि मैं एक शिक्षक हूँ और आप लोगों के क्लास में ही मेरी एक बेटी आ गई, आप विलंब से आते हैं तो आपको हम डांट देते हैं, लेकिन क्या मेरी बेटी क्लास में आएगी तो क्या मैं डांट पाऊंगा। तो एक पिता और एक शिक्षक की जो दुविधा होती है, वो दो रोल हमको अदा करना पड़ता है, एक समय एक शिक्षक का और दूसरा पिता का, और वो भी एक ही टाइम पे। तो थोड़ा सा वैसे में क्या होता है, दिक्कत होती है। तो अब वही दिक्कत किसके साथ आ गया, अकबर के साथ। वह सुल्तान भी है, बादशाह भी है, और वह पिता भी है। पिता किसका है, सलीम का है। क्या करें, उसने कहा भाई मानसिंह और खाने आजम क्या किया जाए। सलीम जो है उसको माया हो गया है, मैं माना जब बूढ़ा होने चला हूँ, लेकिन सलीम भी अब मेरे मरने के बाद तो गद्दी पे तो सलीम ही बैठेगा, लेकिन सलीम के मन में कुछ लालच आ गया है, तो जाइए आप भी इसका इलाज करिए। तो वो खुद नहीं जाता है, वह मान सिंह को और खाने आजम को भेजता है कि जाइए इससे निपटिए। तो संदेश साफ था कि पिता नहीं जा रहे हैं, मतलब हमको ड्यूटी में लगाया है, तो मतलब साफ है कि जो हम नहीं कर, जो अकबर नहीं कर पाएगा वो काम हमको करना है। और सलीम का जो पुत्र था, क्या नाम था उसका, खुसरो। अंत में कहानी तमाम हो जाता है। कहानी तमाम होने के बाद जो 1604 का पीरियड आता है, 1604 के बाद में सलीम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अब किसके लिए सपना देखना, अब सलीम को लगने लगा कि जो दुनिया है सब मोह और माया है, इससे तो अच्छा मेरे पिताजी ही थे। और 1604 में इनके पिता के साथ संबंध स्थापित होता है। जब तक कुछ खोया नहीं था तब तक उसको पता नहीं था, लेकिन जब ये खो लेता है तो उसको एहसास होता है, सलीम से मिलता है, और शायद पिता भी आंखें खोले हुए था कि मेरा पुत्र लौट आए, क्योंकि सलीम को भी एहसास हो गया था कि शायद पिता के मरने के बाद गद्दी मुझे ही मिलेगा। और पिता को भी एहसास हो चला था कि मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, मेरी मौत जब हो तो मेरा पुत्र मेरे पास में हो। लेकिन 1604 के बाद 1605 में अकबर जीत होता है।
तो ये चैप्टर मैंने पूरा का पूरा ले लिया ताकि पिता के बाद पुत्र और पुत्र के बाद आगे क्या होगा वो सारा राजनीति आपको अगले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन फिल्म अभी बाकी है। फिल्म अभी किस लिए बाकी है? क्योंकि हमने बोला कि भाई असीलगढ़ को जीता है अभिषेकबाग ने। असीलगढ़ से जब चल ही रहा था तो ये सब लड़ाई होता है। फिर असीलगढ़ का होता है जहाँ पे बगावत होता है तो अंत में यहाँ पर लालच दिया जाता है सोने की चाबियों से असीलगढ़ का किला खोलिए और इस तरह से अकबर की यह अंतिम विजय मानी जाती है। लेकिन फिल्म अभी बाकी है। हमने तो कहा था कि भाई गए थे दक्कन के सल्तनत के पास, इसमें से अभी कौन हासिल हुआ है? खानदेश हासिल हुआ है। बाकी का जो रह गया उसका क्या करें? अन्य ने अकबर को चुनौती दी, खानदेश ने तो जो होना था वो हो गया। लेकिन अन्य जो दक्कन के सल्तनत थे उन्होंने अकबर को चुनौती दी कि भाई हम आपकी अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते। अब अकबर ने कहा अब्दुल रहीम और मुरीद को, इसने कहा इसको अब्दुल रहीम और मुरीद को। हम ले रहे हैं दक्कन, अकबर और दक्कन, है ना। तो अब होता यह है क्या कि हमने क्या नाम बोला? अकबर ने अब्दुल रहीम, और अब्दुल रहीम आपको याद होगा पंकज जी, अब्दुल रहीम कौन था? अब्दुल रहीम याद होगा कि अकबर का जो संरक्षक था बैरम खान, उसका बेटा था जो बाद में रहीम खान बना जिसने बाबरनामा का किताब। तो एक तो अब्दुल रहीम को भेजता है, दूसरा मुरीद को भेजता है प्लस मुरीद। पहला टारगेट बनता है अहमदनगर। अहमदनगर में जो शासन चल रहा था वो शासन चला रही थी चांद बीबी, जो विधवा रानी थी। उसने 1596 में अपना विरोध दर्ज किया अकबर के प्रति। साथ ही साथ अहमदनगर के साथ साथ बीजापुर। लेकिन अंत में हुआ कि भाई बरार, अहमदनगर और साथ में आप लिख लीजिए बीजापुर, दोनों ने विरोध दर्ज किया। बट उद्देश्य साफ था कि भाई हमने आपको दूध भी भेजा था, हमने आपको खबर भी भेजाया था कि अब आपको क्या करना है। देखिए आपके साथ एक खान के उन्होंने हमारी अधिकता स्वीकार कर ली थी। लेकिन चांद बीबी और उसके अलावा जो मैंने बोला कि बीजापुर और फिर बरार, ये तीनों ने शुरू में दबाव को झेलने की कोशिश किया, बाद में अधीनता स्वीकार कर लिया। अधीनता स्वीकार कर लिया, लेकिन हमने पहले भी बोला कि अगर अधीनता स्वीकार करके संधि होगा तो एक बात, लेकिन अधीनता होगी तो बगावत होगी। अगर कुछ हुआ था, लेकिन फिर इन लोगों ने बगावत शुरू कर दिया। पहले अधीनता स्वीकार हुई, लेकिन बाद में फिर ना क्या हो गया? बगावत, खासकर अहमदनगर। अंत में हालत से परेशान होकर फिर खदेरा गया। कहां पर? एक जगह है अस्ती, जगह का नाम है अस्ती, गोदावरी नदी के किनारे। और वहां पर अस्ती के निकट जगह का नाम है सुपा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बिहार लोक के बारे में एक क्वेश्चन आया था। सुपा 1597, 1597 जगह का नाम सुपा। और सुपा में सफाया होता है अहमदनगर का 1597 में। 1597 में हमने कहा कि इसका सुपा होता है और 1600 में अहमदनगर ढा दिया जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन याद रखिएगा, अहमदनगर को जीता, लेकिन अहमदनगर अभी भी पूर्णतः अकबर के हाथों में नहीं आया था। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि अहमदनगर पूर्णतः निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दौर में पूर्णतः अधीन हुआ था? तो अकबर के बाद याद रखिएगा शाहजहां। तो शाहजहां के समय में ये पूर्णतः और बच गया था, और वो था उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत। तो इन सबों के बीच अपनी मृत्यु से पहले 1581 के आजू बाजू पूरा भारत हो गया इसका, उत्तर भारत दक्षिण भारत। अब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अलावा
हमने आपको बताया था कि अपने भविष्य को और सुरक्षित करने के लिए अकबर ने जो अपना जाल बिछाया वह यह था, क्या था कि भाई अमूमन आप इन क्षेत्रों को देखिएगा तो अब तक में ये सारे क्षेत्र अकबर के अधीन हो चुके हैं। अब उसके सामने चुनौती था एक नॉर्थ में कश्मीर और दूसरी चुनौती था उत्तर पश्चिम। तो उसने कहा कि भाई इसको हम कहते हैं अफगानिस्तान अभियान। मैं नाम देता हूं इसको अफगानिस्तान अभियान, दक्षिण अभियान, अफगानिस्तान अभियान। उत्तर अभियान तो 3 चैप्टर हो गए, घरेलू अभियान, उसके बाद उत्तर भारत का अभियान, फिर दक्षिण का अभियान और अब हम आते हैं उत्तर पश्चिम का अभियान। उत्तर पश्चिम के अभियान में आते हैं तो देखो इसके पीछे भी था, इसका एक सौतेला भाई था, सौतेला भाई का नाम था मिर्जा मोहम्मद हकीम, मिर्जा मोहम्मद हकीम। प्लस अन्य सरदार, अफगानिस्तान के सरदार, इसकी नजर थी दिल्ली पर। इसका नजर था कहां? दिल्ली पर। हमेशा मौका तलाश कर रहा था, कभी अकबर उत्तर भारत में है, कभी पश्चिम भारत में है, कभी दक्षिणी भारत में है। तो इसकी नजर हमेशा थी क्या थी कि भाई हम उसकी नजर, किसकी? सौतेले भाई की नजर, मिर्जा मोहम्मद हकीम की नजर से दिल्ली पर। अकबर जो है इसको भांप लिया और वो अफगानिस्तान की ओर कूच किया 1581 में। मिर्जा मोहम्मद हकीम आ जाता है और इस तरह से कब्जे में आता है आपका काबुल। अकबर ने ये कहा कि अब मैंने कहा कि उसको एक अन्य साथी मिल गया था टोडरमल। अब बड़ा अच्छा चीज है कि टोडरमल जो है जहां जहां नीतीश सर जाते हैं, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री, आप गौर फरमाइएगा कि जहां जहां नीतीश सर जाते हैं उसके पीछे सम्राट चौधरी जी जाते हैं। उसके राजनीतिक एंगल है, नीतीश बाबू जदयू से हैं लेकिन सम्राट चौधरी जी बीजेपी से। लेकिन मेरा वो काम नहीं है। नीतीश जी आगे आगे जाते हैं, उनके साथ साथ कौन जाते हैं? सम्राट चौधरी जी। क्यों जाते हैं? क्योंकि सम्राट चौधरी जी वित्त मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री तो कोई मायने का ही नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद आज तक बिहार का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। इकलौता थे कर्पूरी ठाकुर जो उप मुख्यमंत्री रहे और वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनके अलावा जो उप मुख्यमंत्री बना वो उप मुख्यमंत्री तक ही सीमित रहे। जो कर्पूरी ठाकुर अपवाद थे कि भाई वो उप मुख्यमंत्री भी रहे और बाद में मुख्यमंत्री भी बने। उनके बाद तक आज तक ऐसा नहीं हुआ है। बहरहाल हमने ये कहा कि नीतीश जी के साथ साथ कौन जाते हैं? सम्राट चौधरी सर जाते हैं क्योंकि वह वित्त मंत्री। अब ये नीतीश जी और वित्त मंत्री का क्या मतलब कि भाई नीतीश जी कहते हैं सम्राट जी देख लीजिए, हम जहां जहां पैसा निवेश करेंगे वहां से कुछ उपज भी होगा, राजस्व भी प्राप्त होगा, कि भैया दिन इलाही हो जाएगा, मतलब दान कर दिए और कुछ आने वाला नहीं है। तो अकबर जहां जहां जाता था उसके साथ में उसके वित्त परामर्शी टोडरमल जाएगा। तो टोडरमल को जब यह खबर मिला, क्या खबर मिला कि भाई हमारे सुल्तान, हमारे वजीर आजम, हमारे बादशाह, तीनों शब्द अलग अलग है, सुल्तान अलग है, वजीर आलम अलग है, बादशाह अलग है। तो जब ये खबर टोडरमल को मिला कि हम जा रहे हैं, तो टोडरमल ने कहा महोदय आपसे अनुरोध है कि जब आपने काबुल पे कब्जा करिए लिया है तो आप एक और जगह है उसको भी कब्जा करिए ले लीजिए। उस जगह का नाम बोला कंधार। कंधार भी कब्जा करिए ले लीजिए। अकबर बोला क्यों, ऐसा क्या है कंधार में? बोला हुजूर भारत की संस्कृति बहुत पुरानी है, सिल्क रूट नाम का एक जगह है, कंधार वही जगह है जहां से आप बहुत जगह अरब देशों के साथ व्यापार बिजनेस कर सकते हैं। तो जब आप काबुल जीतिए लिए हैं तो आप क्या करिए ना, कंधारो जीतिए लीजिए, जो व्यापार सुरक्षा के मद्देनजर आपके लिए आवश्यक है। अकबर बोला ठीक है, तुम ढेर ज्ञानी है तो एक काम करो कि टोडरमल तुम और तुम्हारे साथ हम देते हैं शहजादा। तो कंधार के लिए कौन भेजा गया? टोडरमल और शहजादा मुरीद। इस नाम याद रखिएगा, शहजादा मुरीद कौन था, खलीद कौन था? बोला कि जाओ देते हैं
झेड़ बच करते हो ना कि काबुल जीत लिए हैं, कंधारो जीत लिए, जाओ जाके जीत। जब ये दोनों गया, टोडरमल गया, शाहजादा मुरीद गया, वहां पर था सुसुफजाई। कौन था? सुसुफजाई। अब टोडरमल गया और शाहजादा मुरीद गया, तो सुसुफजाई जान रहा था कि भाई शाहजादा खुद आ गए हैं, मतलब इसके पिता का पूरा हाथ इसमें है, सलीम नहीं। सलीम रहता तो उसको लालच दे के इधर का राजा का बना देते, लेकिन यहाँ तो मुरीद है, और मुरीद का मुरीद होना बड़ा खतरनाक है। तो बोला कि भैया हम सरेंडर कर देते हैं। तो सुसुफजाई क्या हो गया? सरेंडर कर दिया। सुसुफजाई हारता है, ये लोग जीतता है। इसका मतलब है कंधार भी अब क्या हो गया? मुगल साम्राज्य का हिस्सा। यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये कंधार जो है ये पूर्णतः सुसुफजाई के हारने से नहीं मिला, क्योंकि कंधार में शासन किसका था? फारस का भी कब्जा था। तो अंतिम जो होता है, फारस का जो शासक था, उस फारस के शासक ने अंतिम बार समझौता किया था, और वो था 1595 में। उसका नाम था मुजफ्फर हुसैन मिर्जा। ये फारस का था, मुजफ्फर हुसैन मिर्जा, ये फारस का शासक था। इसने अंतिम बार 1595 में फाइनल सबमिशन किया था अकबर को, टू अकबर। तो भाई इस तरह से आपका उत्तर पश्चिम जो भारत है, उत्तर पश्चिम जो है वो भी कहां हो गया? आपके अकबर के कब्जे में आ गया, यानी मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अब बच गया एक जो है, और वो था आपका भैया उत्तर पश्चिम भी चला गया। तो उत्तर पश्चिम भी हो गया हमारा 1595 में। अब बच गया कश्मीर। कश्मीर की ओर रुख किया जाए तो वहां पर कौन गया? अकबर का प्रतिनिधि था भगवान दास और कासिम खान। तो नाउ कश्मीर, कासिम खान प्लस भगवान दास, ये प्रतिनिधि बन के गए अकबर का। वहां के जो शासक थे, शासक था यूसुफ शाह और उसका बेटा, उस दोनों ने जैसे ही गया कि ठीक है सर, उतना लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? कासिम खान, भगवान दास, और कश्मीर का हमने बोला यूसुफ खान प्लस उसका बेटा याकूब, उसने सरेंडर कर दिया। ठीक है, आप जब इतना भारत के हो ही चुके हैं तो आप हमारे यहाँ का भी हो जाइए, और 1586 ये भी आपका खत्म हो जाता है। 1586 बच गया क्या? सिंध, बच गया क्या? अफगानिस्तान। अकबर के बढ़ते हुए वर्चस्व को जब उत्तर पश्चिम का क्षेत्र हमने कहा, काबुल भी जीता जा चुका है, कंधार भी जीता जा चुका है, तो जो बच कुछ गया था क्षेत्र सिंध, उस सिंध में भी 1590 में, सिंध 1590 ये अफगानिस्तान में बलूचिस्तान और आया बलूचिस्तान। तो सिंध इज ऑल्सो अखंड भारत का स्वरूप, और बच गया बलूचिस्तान 1595 बक्कर वाला। आधुनिक भारत में बलूचिस्तान याद रखिएगा, मैंने शब्द बोला आपको बक्कर वाला। बक्कर वाला का बलूचिस्तान से क्या संबंध है? और इस तरह से आपने देखा कि भाई अपने मरने से पहले 1605 में अपने मरने से पहले अंततः उसको जो चीज चाहिए था, जो उसने सपना देखा था, उस सारे सपने उसने पूरे किए। अफगानिस्तान तक उसकी सीमा चली, दक्षिण भारत में खानदेश बहमनी का जो शासन था, उन सभी क्षेत्रों तक वो अपना उद्देश्य पूरा करता है, और इस तरह से एक अखंड भारतीय साम्राज्य का निर्माण करता है, जो अकबर की देन। हमने आपको मित्रों बताया था कि अकबर यही नहीं रुकता है। जब अखंड भारत पूरा बन जाता है, अब उसको लगता है अब जिए तो जिए कैसे, सब कुछ तो जीत लिया, अब मेरे पास बचा क्या?
तो जैसे जैसे सफलता की एक एक सीढ़ी आप बढ़ते हो, आपको आत्मसंतुष्टि होता है, और जब आपको आत्मसंतुष्टि होता है तो आप किसी मुद्दे देखने की कोशिश करते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई है, उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। अगर हमको शासन करना है, मैंने पिछले क्लास में बोला था, यह भाव अशोक को भी आया था कि हमने तो जीत लिया, लेकिन हम शासन किस पे करेंगे? क्या टूटी हुई चूड़ियों पर, बिलखती हुई माओं पर, सिंदूर से माथा पोंछती हुई महिलाओं पर, या अपने बच्चों, अनाथ बच्चों पर? तो जब यह फीलिंग अशोक को आया था तो उसने कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि। तो ऐसा ही चित्र आज अशोक का जैसा ही चित्र अकबर के सामने भी आ रहा है कि जो जीतना था हमने वो जीत लिया, लेकिन जीतने के बाद इस अखंड भारत पे जहां हमको आने वाले समय तक हमको शासन करना है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को शासन करना है, तो वह जो भूमि है क्या वो रक्त से ही रचा रहेगा, या अब यहाँ पर शासन करना है तो शासन करने की जो पद्धति है उसको इतना उदारवादी बनाया जाए कि इस आने वाले दौर में यहाँ की जो जनता है वो प्रिय खुश होकर हमको स्वीकार करे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को स्वीकार करे, और एक माहौल बनाया जाए ताकि ये आने वाले दिनों में यह जो खून खराबे की राजनीति करके हमने अखंड भारत का निर्माण किया वो नहीं हो सके। ऐसा पटेल जी ने भी किया। पटेल जी कोई शौकीन नहीं थे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पटेल जी चाहते, नेहरू जी चाहते कि भारत जैसा था वैसा रहने देता, लेकिन पटेल जी भी ये जानते थे कि हमारा जो जीना था हमने तो जी लिया जिंदगी अपनी, लेकिन हमारे गुजरने के बाद इस भारत में कहीं ऐसा ना हो कि जिस विभीषिका को, जिस आजादी की विभीषिका को हमने देखा, घरों को जलते हुए देखा, लोगों का पलायन देखा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे जाने के बाद भारत में भारत के ही अलग अलग छोटे छोटे पॉकेट से इस भारत को कोई चुनौती मिले। तो पटेल साहब ने क्या किया? उन्होंने भी ऑपरेशन पोलो खेला, जो निजाम था, जो स्वतंत्र राज था उसको मिलाया, एकीकृत किया भारत को। क्यों भारत को एकीकृत किया? कि एक लौह पुरुष के रूप में उन्होंने कई चीजों को अपने पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने जोखिम उठाया मेनन साहब के साथ में कि हम रहे न रहे, लेकिन यह भारत जो हमने कई अंग्रेजों से लड़के ही लिया, अंग्रेजों से तो लड़के लिया ही लिया, लेकिन साथ में जो दो राष्ट्र का सिद्धांत के तहत जो खून बहा, जो दंगे हुए, भारत की सुरक्षा में जो खतरा महसूस हुआ, वो आने वाले दिनों में नहीं हो सके। तो एक दूरदृष्टि शासक को यह हमेशा ये रहता है कि हम सुरक्षित कैसे रहें, और इस वजह से सरदार पटेल ने इस भारत का एकीकरण किया। जो हमसे दूर थे, जो हमारे भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, उसको कहीं कूटनीति से तो कहीं बंदूक से हमने उसको मिलाया। कूटनीति में नेहरू ने जम्मू कश्मीर को मिलाया, नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर को मिलाया था विलय पत्र के बहाने, और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के नाम से मिलिट्री कार्रवाई नहीं कही, उसको पुलिस कार्रवाई के तहत उसको जोड़ा, ताकि यह हमारा एक अखंड भारत बन सके, आने वाले भविष्य में कोई सुरक्षा का खतरा नहीं हो। पुर्तगाल का जो गोवा था उसको भी मिलाया गया आजादी के बाद, सिक्किम को मिलाया गया आजादी के बाद। मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि सिक्किम को मिलाना, गोवा को मिलाना, या हैदराबाद को मिलाना, या जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाना इतना आसान काम रहा नहीं होगा। लाजमी सी बात है कि दबाव रहा होगा, लेकिन इस देश को एक सुदृढ़ कंसोलिडेटेड इंडिया के रूप में देखा जाए, इसलिए चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो सरदार पटेल जी हो, उन लोगों ने व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिया और अंजाम देके हमारे सामने एक अखंड भारत माता को पेश किया। तो यह जो चुनौती आजादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी के पास था या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास था, क्या आपको नहीं लगता है कि 300 साल पहले, 400 साल पहले यही चुनौती अकबर के साथ रहा होगा? तो चूंकि अकबर भी एक कुशल राजनीतिज्ञ था, वह भी इतिहास को अच्छे से समझा था, इसलिए उसने एक ऐसे भारत के निर्माण को करने का कोशिश किया ताकि आने वाले दिन में, भविष्य में न उत्तर पश्चिम से, न उत्तर से, न दक्षिण से उसके स्वराज, उसके साम्राज्य को चुनौती मिल सके। इसलिए हमने कहा कि अपनी चुनौतियों को साम्राज्यवाद के रास्ते उसने एक अखंड भारत को निर्माण करने का कोशिश किया, जो अपने मृत्यु 1605 सितंबर का महीना था, सितंबर 1605 से पहले उसने पूरा किया। लेकिन जाते जाते उन्होंने कई फिलॉसफी को गढ़ा, ताकि जो गलती हमने किया, हमने तो किया इसको इकट्ठा करने के लिए,
हमने गलती किया, अगर ये गलती है, अगर तलवार की नोक पर शासन करना अगर गलती है, तो ये गलती हमने किया था इस भारत को एक अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों से जोड़ अलग करके मजबूत करने के लिए। लेकिन इसको मजबूती प्रदान करने में हमसे हो सकता है कि कुछ अत्याचार हो सकता है किसी को भावनाओं को हमने चोट पहुंचाए, हो सकता है किसी धर्म को हमसे आपत्ति हुई हो, लेकिन ये जो दर्द हमने लिए है, यह दर्द अगर उसके सीने में रह गया तो हो सकता है कि कभी भी क्रांति, यहाँ प्रतिक्रांति हो सकती है। तो इस वजह से उसने अपने शासन काल में ही उन सिद्धांतों को जन्म दिया जो भारत में उदारवादी के रूप से जाना गया, जो जियो और जीनोदो के नाम से जाना गया, जो धार्मिक सहिष्णुता के नाम से जाना गया, आम आदमियों के लिए, खास आदमियों के लिए व्यवस्था किए गए। और इस तरह से इतना ही नहीं कि उसने अपने दरबार में हिंदू मुस्लिम एकता के मिसाल के तौर पर 9 रत्नों को रखा। तो वो 9 रत्न कौन थे, किस नाम से जाने जाते थे, क्या खासियत थी, उसकी जो धर्म की जो फिलॉसफी थी, वो धर्म की फिलॉसफी क्या थी, ये सारा चीज बच जाता है जो हम अंत में लेंगे। जाते जाते अगर अकबर न होता और अकबर के दरबार में अगर मुल्ला दो प्याजा न होता, तो शायद आप पनीर दो प्याजा, चिकन दो प्याजा, क्या कहते हैं, पनीर दो प्याजा, मटन दो प्याजा शायद आप ना खा पाते। तो ये जो पनीर प्याजा, चिकन प्याजा, पता नहीं अलग अलग टाइप के जो प्याजाओं का कंसेप्ट है, यह उस अकबर के दरबार से शुरू हुई रसोई बावर्ची का जो सुगंध है वो आज तक जिंदा है, और वह मुल्ला दो प्याजा था जो अकबर का बावर्ची था। तो धर्म से लेकर खाना तक की जो कहानी है, यह भारतीय संस्कृति की एक अटूट पहचान है जो अकबर ने दिया। उस खाना से लेकर धर्म तक की जो फिलॉसफी है, उसका एक सफर हम अगले क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।